दोस्तों, हेलो दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है कौन कौन से अध्याय हैं, क्या क्या है। दोस्तों, इसमें जो है पहला अध्याय है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। तो दूसरा, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तीसरा, राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। पांचवा, राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएं, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य भी है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, संदर्भ, ग्रंथ सूची। तो ठीक है दोस्तों, आज हम पहला इसका अध्याय शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। तो 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं होता था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जो जॉर्ज थॉमस है, इन्होंने 1800 ईस्वी में इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का जो है प्रयोग किया। और इसके बाद 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा वे राजस्थान के इतिहास के जनक कहा जाता है, ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश को विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को मतलब 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। मतलब कर्नल जेम्स टोड ने जो है पुस्तक में ही था दोस्तों, पर 30 मार्च जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को जब सब बड़ी बड़ी रियासतें मिल गई थी तब इसका नाम राजस्थान रखा था दोस्तों। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों के में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हैं और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी हुई जातियों के नाम पर है जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मतलब उल्लेख है राजस्थान के जो है क्षेत्र उसके प्राचीन नामों का है, ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। मरु, धनु, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। मरु और धनु दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। मतलब मरु और धनु दोनों का अर्थ एक ही है और जोधपुर के संभाग को जो मरुस्थल है उसके लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में से मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ सम्मी, केर या पिल्लू आदि होते हैं। सम्मी, केर, पिल्लू आदि के वृक्ष हैं, उसे जांगल प्रदेश कहा गया। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। मतलब बीकानेर है, नागौर है, उसका आसपास का क्षेत्र नागौर कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे और यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माई नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था, माई नदी के कांठे की वजह से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह क्षेत्र माई नदी के किनारे कांठे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाया। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग। दोस्तों, ये कुछ पुराने जो नाम है
दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे बीकानेर का जांगल प्रदेश है, जयपुर ये ढूढ़ाड़, ये यहाँ पे मांड है, बाकी नाम ऐसे दिख नहीं रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। छप्पन का मैदान कहलाता था। भैंस रोड गढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, से लेकर बिजोलिया बिजोलिया भीलवाड़ा में दोस्तों तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण उपमाल नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता हो के कारण गिरवा कहलाया। मतलब उदयपुर के आसपास पहाड़ियों से, मतलब उदयपुर पहाड़ियों से गिरा हुआ है, इसीलिए इसे गिरवा कहलाया था ये पहले। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र वागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना जाता था। इतिहास का काल विभाजन दोस्तों, इतिहास का काल विभाजन मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 युगों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राग युग, दूसरा है आद्य युग, तीसरा है ऐतिहासिक युग। पहला प्राग युग। इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई जिसका ज्ञान के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आदि युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिए साक्ष्य को उपलब्ध है, किंतु या तो वे अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि भी अभी पढ़ना संभव न हो। प्राग युग में तो दोस्तों मतलब मानव है जो अपरिचित था और लिखने का कोई नहीं मिलता है। और आद्य युग में जो है लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं पर वो अस्पष्ट है या उनकी लिपि अभी तक पढ़ना संभव नहीं है। तीसरा ऐतिहासिक युग। उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राग युग। यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। प्राग युग है ये सृष्टि का आरंभ हुआ उससे लगाकर हड़प्पा सभ्यता है उससे पूर्व तक का था। और आद्य युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। और तीसरा ऐतिहासिक युग। यह युग 600 ईस्वी जो है ईसा पूर्व है उससे अभी वर्तमान तक जारी है, इसे कहते हैं ऐतिहासिक युग। तो पहला पढ़ते हैं हम प्राग ऐतिहासिक राजस्थान। प्राग युग में राजस्थान। मानव सभ्यता का उदय नदियों घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदियों घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण या अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण या मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा बृहस्पति नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त होता है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को मानव पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल। तो पहला पढ़ते हैं दोस्तों पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल पढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञान नहीं होता, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्ज पत्थर के अनेक उपकरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार से कुल्हाड़ी कहते हैं दोस्तों खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सैटन कार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण
खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुल्ला के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर से इस युग के उपकरण की खोज का श्रेय बी आंचलन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। अब दोस्तों है मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिम राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चार्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। अब उत्तर पाषाण, जिसे नवपाषाण काल भी कहते हैं। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जहाँ से मछली के कांटे, कृषि करने के औजार मिले थे। राजस्थान में धातु का ताम्रकाल, ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्रकांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर सीकर में आता है, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलुंड, राजसमंद, आहड़ व चाड़ोल, उदयपुर, पिंड, पांडलिया, चित्तौड़गढ़, कुराड़ा, नागौर, साबनिया व पुगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराडोत व चित्तौड़ी, जयपुर, एलाना, जालौर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल, माहुली, सवाईमाधोपुर, मल्ला, भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लोह का ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौ, भरतपुर, जोधपुरा जयपुर में है दोस्तों, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक, जिसे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं, आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नौ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले। रेड को लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संख्या दी गई। लौह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृद बाण संस्कृति, जिसे पाइंटेड ग्रे वेयर PGW कहते हैं,
का उदय। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, 9 आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों अब आइए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।